कहां पर हमारा डिस्कशन चल रहा था? आ गए सभी लोग? स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार बता दीजिए लास्ट क्लास में कहां तक हमारी बातें हो गई थी। हम पाई पाई कॉन्जुकेशन पर चल रहे थे। कहां पर हमारा डिस्कशन चल रहा था? हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में पाई पाई कॉन्जुकेशन। क्या डिस्कस कर रहे थे? पाई पाई कॉन्जुकेशन। और उसमें हमने बहुत सारे केसेस डील किए। अगर पाई बॉन्ड्स कैसे हैं? अल्टरनेट। तो पी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? पैरेलल। और आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम कुछ इस प्रकार का डिस्कशन था कि यहां पर आपके सामने बताइए कॉन्जुगेशन है या नहीं। भाई जल्दी से आप बैठेंगे, ऐसे समय अपना बर्बाद होता है जिसका कोई मतलब नहीं है, और समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। हमारा डिसाइड हो गया लाइफ में अब कार्बन कार्बन ही गिनने। ठीक है, अभी आपका डिसाइड होना बाकी है। आइए, तो यहां पर आप सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या यहां पर कॉन्जुकेशन है कि नहीं है? तो देखो पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट, सो देयर इज कॉन्जुकेशन, कोई डाउट ही नहीं। इसमें से एक पाई बॉन्ड आपका कैसा है बताओ? पोलर। और एक कैसा है? नॉन पोलर। तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे दोस्त तो किस प्रकार से बनाएंगे? मैंने आपको बताया था एक आपके पास तरीका है, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा। क्लियर? और आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर बताओ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक बॉन्ड क्या हो गया है? कम। तो जब आप पाई पाई कॉन्जुकेशन करवाते हो तो इस पाई बॉन्ड को उधर, उस पाई बॉन्ड को उस एटम पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आप बना दे। यहां पर तो बनेगा कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और यहां पर बनेगा कैसा चार्ज? नेगेटिव। ये हमारे सामने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी। पर सर ऐसा भी तो कर सकते थे हम कि ये पाई बॉन्ड इधर चलकर आ जाए और ये पाई बॉन्ड इधर चलकर आ जाए। कोई सा भी पाई बॉन्ड किसी भी पाई बॉन्ड की तरफ जा सकता है। बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए यहां पर कैसा आएगा? नेगेटिव। और यहां पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। हमने इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में ढेर सारी बातें की थी। हमने कहा था कि इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? लीस्ट स्टेबल। आप बोल सकते हो लीस्ट स्टेबल। आप और क्या कह सकते हो? लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में इनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। या आप ये भी कह सकते हो कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। प्लीज इनवैलिड बोलने से बचें, क्योंकि इसने रेजोनेंस का कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। अगर किसी को ये इनवैलिड लगता है तो उसकी सोच है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ ये सच है कि हम इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को टोटल नंबर ऑफ आरएस में भी काउंट नहीं करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट है, इसको बनाकर हम कोई बात समझा नहीं पाएंगे। और हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस मॉलिक्यूल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी उस स्ट्रक्चर से बता रहे हो। क्लियर? तो आप इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ना बनाएं। अब सर कौन सी आरएस इनसिग्निफिकेंट होती है? तो मैंने आपको बताया था इनसिग्निफिकेंट आरएस। बताइए, ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, या नाइट्रोजन पर दो बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, यानी कि इन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर कभी भी आपके सामने ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ आ जाता है, तो ऐसी आरएस आपकी कैसी रहेंगी? इनसिग्निफिकेंट। क्या रहेंगी बच्चों? इनसिग्निफिकेंट आरएस हमारे सामने कहलाएंगी। और ये आरएस आप बताओ कैसी होती हैं? लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग या फिर लीस्ट स्टेबल। क्योंकि थोड़ी देर बाद टॉपिक हमारा आरएस की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन का ही आने वाला है, तो उसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव,
नाइट्रोजन पर 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, रीजन बीइंग दीज एटम्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ जब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो आरएस क्या बनती है? इनसिग्निफिकेंट। ये बातें हम लास्ट क्लास तक कर चुके थे, ये सारी बातें हम लिख चुके हैं। तो सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी आपके सामने पोलर पाई बॉन्ड हो तो आप पोलर पाई बॉन्ड को किसकी तरफ तोड़े? देखो पोलर पाई बॉन्ड को किसकी तरफ तोड़े? मोरियन की तरफ। आप देखो ऑक्सीजन की एन क्या है? ज्यादा। कार्बन की एन क्या है? मतलब जब एक पाई बॉन्ड नॉन पोलर हो और एक पाई बॉन्ड, तो कैसे रेजोनेंस करवाना है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड चलकर आए किसकी तरफ? पोलर की तरफ। ऐसे रेजोनेंस करवाना है। तो आपसे फिर ये वाली बनेगी ही नहीं, तो इधर हम जाएंगे ही नहीं। तो इसमें स्टार लगाकर एक पॉइंट आप लिख दीजिए। polar pi bond breaks towards more electronegative atom. Polar pi bond breaks towards more electronegative atom. Polar pi bond breaks towards more electronegative atom. यानी कि अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो उसको किसकी तरफ तोड़ना है? मोरियन की तरफ। पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आने चाहिए? ऑक्सीजन की तरफ आने चाहिए, फिर आपसे मिस्टेक होगी ही नहीं। तो ये हमारे सामने हो गया था पाई पाई कॉन्जुगेशन। क्लियर? अब आपके लिए फिर से रूम वर्क रहेगा। आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है और उम्मीद करता हूं आप इसको जानते होंगे। इसका आईयूपैक नेम क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो आपको बेंजल्डिहाइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है और आप देख पा रहे होंगे कि इस बॉन्ड में क्या है बताओ? पोलैरिटी। देयर इज पार्शियल, देयर इज पार्शियल। तो आप बताओ कैसे रेजोनेंस करवाना है? ये इधर जाना, आपको मालूम होना चाहिए ये बॉन्ड कैसे हैं? नॉन पोलर। और ये बॉन्ड कैसा है? तो आपके नॉन पोलर पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाने चाहिए? पोलर पाई बॉन्ड की तरफ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मैंने आपको थोड़ा आइडिया यहां से दे दिया है। और ये क्या रहेगा? रूम वर्क। मैं आपको बता दूं इससे पहले जितने भी रूम वर्क आपको दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर आ चुका है। तो घर पर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे आराम से? ठीक है। तो हमने बताया था कि मॉलिक्यूल में जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सुलटा दिया सभी ने बेंजल्डिहाइड। ये आपको घर पे बनाना है बढ़िया तरीके से। इनको ट्राई करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किस में रेजोनेंस है और किस में रेजोनेंस नहीं है, तो अब आपको किस प्रकार से जवाब देना है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बताओ? कॉन्जू। तो बताओ मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है कि नहीं है? अब मेरे कुछ सिंपल सवालों के जवाब आप देंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोच समझकर जवाब देना, बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं है? क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं है? यस, बिकॉज देयर इज कॉन्जुगेशन। और दुनिया जानती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहां पर आएगा? तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना दी ना हमने इसकी, तो इसमें रेजोनेंस है। कॉन्जू। तो बताओ मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है कि नहीं है? अब मेरे कुछ सिंपल सवालों के जवाब आप देंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोच समझकर जवाब देना, बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं है? क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं है? यस, बिकॉज देयर इज कॉन्जुगेशन। और दुनिया जानती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहां पर आएगा? तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना दी ना हमने इसकी, तो इसमें रेजोनेंस है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, यहां पर है रेडिकल। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। बताइए इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्यालात है? क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है। नेक्स्ट अगर आपसे बातें की जाएं तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? इतना धीमा जवाब क्यों? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। तो दोस्त इसकी एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनेंगी। एक तो ये बनी हुई आपके सामने, दूसरी वाली लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो दूसरी भी तो आरएस बनेगी। एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस।
क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्त, बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है या नहीं है? दिस मॉलिक्यूल हैज कॉन्जुगेशन मींस रेजोनेंस। तो पहला वाला जो आपने केस है वो कवर कर लिया है। अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है। दोस्तों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में और एग्जाम्पलर में और एनसीईआरटी की थ्योरी में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। और वो अपन डिस्कशन करेंगे जब एक्सरसाइज डिस्कशन रखा जाएगा। तो मैं आपको ऑलरेडी सब एनसीईआरटी ही पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। ये क्लियर हो गया। अब आप बताइए क्या रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन का होना कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या थी? अगर किसी की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन रही है मतलब रेजोनेंस है, खत्म हो गई। तो एक तो कॉन्जुगेशन होगी तो ऑटोमेटिक एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। दूसरा बताओ कौन सा केस आ जाता है? दूसरा केस आपको बताया था क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर एडजेसेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। बताया था कि नहीं बताया था? अब ये वाला भी कॉन्जुगेशन का केस देख लेते हैं। इसको आप दोस्तों इनडायरेक्टली क्या कह देते हो? बैक बॉन्डिंग। तो आप समझिए जब आप आईओसी में बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे दैट विल बी ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। आइए मैं आपको समझाता हूं, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल गिवन है, कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल गिवन है। कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। आप सभी जानते हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास है एक पी ऑर्बिटल। कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री जानते हो ना? एक पी वैकेंट होता है उसके पास, क्लियर। और ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं बताइए? दो। तो अगर मैं इसको आपको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाऊं तो मैं आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों दिखा सकता हूं। जरा ध्यान से सुनते हुए जाइए। कार्बन के ऊपर क्या है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं? दो। हम कितने को दिखा रहे हैं? एक। तो देखो ये आपका क्या बन गया है? एक्सेप्टर। और ये क्या बन गया है? डोनर। ये क्या बन गया है? एक्सेप्टर। और ये क्या बन गया है? आईओसी में इसे बैक बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हो, और हम ओसी में इसे रेजोनेंस कहते हैं। अगर ये अपने लोन पेयर किसके साथ शेयर कर दे? कार्बन के साथ, तो क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लियर। तो यहां पर आपको बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, यानी कि ये लोन पेयर इसके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इतनी नॉलेज उम्मीद करता हूं सभी को होगी। डोनर पर कैसा चार्ज आता है बताओ? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर नेगेटिव। आप बताइए इस पर ऑलरेडी कैसा था? तो ये तो क्या हो गया? न्यूट्रल। पॉजिटिव था, नेगेटिव आ गया इलेक्ट्रॉन लेने से, तो प्लस माइनस न्यूट्रल। ये कौन सा एटम है? डोनर। डोनर पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। टोटल चार्ज इधर देखो +1, टोटल चार्ज उधर भी +1। चार्ज ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी। तो इसमें आपका जो कार्बन है ये कौन सा एटम है? एक्सेप्टर। कौन सा है? और जो आपका ऑक्सीजन है वो कौन सा है? डोनर। तो आप समझो जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कैसा आएगा? लेकिन इस पर तो ऑलरेडी कैसा है? तो ये न्यूट्रल हो। यही पॉइंट आपको समझ में आया? इसका मतलब आपकी बैक बॉन्डिंग तब होती है जब आपका डोनर और एक्सेप्टर एडजेसेंट हो। जब आपका डोनर एंड एक्सेप्टर कैसे हो? एडजेसेंट हो। सर कोई एक दो एग्जांपल आप और बता सकते हो? लीजिए, एग्जांपल्स की हमारे पास कोई कमी नहीं। ये हमारे सामने दिया गया है, थोड़ी सी आंखें खोलें और गौर से देखें। कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। बताइए नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। तो इसके पास तो है वैकेंट पी, ये बनेगा एक्सेप्टर, और ये क्या बनेगा? तो ये इसको अपना लोन पेयर शेयर करेगा। अगर ये अपना लोन पेयर इसको शेयर करेगा दोस्तों, तो आप बताइए कार्बन तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बताइए डोनर पर पॉजिटिव, एक्सेप्टर पर नेगेटिव, पर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल। तो इसे आप बैक बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कह देते हैं।
हम इसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। बिकॉज इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से लिखा जा रहा है मतलब उसमें रेजोनेंस है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आपके सामने CH3 यहां पर कुछ इस प्रकार से है, बताइए इसमें आपका बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा? इसमें बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा? अरे कैसी बातें करते हो भाई, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है कि नहीं है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है कि नहीं है, तो ये बन जाएगा डोनर और ये बन जाएगा एक्सेप्टर। क्यों नहीं होगा बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है डोनर और एक्सेप्टर एडजेसेंट होने चाहिए। यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। एक्सेप्टर के पास आपके जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो इसके पास देने के लिए लोन पेयर है और इसके पास लेने के लिए वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो ये डोनर और ये एक्सेप्टर, डोनर ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उस पर आना चाहिए पॉजिटिव और एक्सेप्टर पर नेगेटिव। पहले पॉजिटिव था, क्या हो गया? न्यूट्रल। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है, यानी कि ये रेजोनेंस के ही केस हैं। क्लियर? इसी में आगे बढ़ूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसी में कंटिन्यू करते हुए जाना। दूसरा केस एक मैंने और लिखा था, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट, वैकेंट d orbital on adjacent atoms, on adjacent atoms। ये आपको आईओसी में भी पढ़ाए जाएंगे। आइए अगर मैं क्लोरीन की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं पर्टिकुलरली? क्लोरीन। समझाइए, क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, और एटॉमिक मास क्या होता है? 35। तो इस पर बात कर ले हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे एक बार आप? बताइए। सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, और उसके बाद, तो आपका क्लोरीन थर्ड पीरियड एटम है। कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। तो बताइए इधर कितने आएंगे? 2, इसमें इसमें 6, टोटल कितने हो गए? 10। इसमें कितने आएंगे? 12, और उसमें कितने आएंगे? 5। 17 हो गए कि नहीं हो गए? 17 होने के बाद भी आपके पास डी में तो अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास क्या है? वैकेंट। क्या है? वैकेंट 3d ऑर्बिटल। सर ये हमें क्यों बता रहे हो कि इसके पास है वैकेंट 3d ऑर्बिटल? मतलब इट कैन बिकम द एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए यही फ्लोरीन होता, क्या होता? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए? 9। एटॉमिक मास वो बता दिया। बहुत बढ़िया, इससे आपने बिल्कुल बता दिया है कि आप 12th या तो आर्ट्स से करके आए हैं या फिर कॉमर्स से। आपका जवाब क्या होता है दोस्तों? सर मैंने कोचिंग नहीं ली थी। ये कौन सी बुक में लिखा है कि 12th में साइंस लेकर पास होने के लिए कोचिंग होना? कौन सी बुक में लिखा है? या फिर नीट क्रैक करने के लिए कोचिंग में जाना कंपलसरी? कौन सी बुक में लिखा है? क्या नीट के फॉर्म में आता है ऐसा कि कोचिंग नहीं लिए तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते? फिर आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है? पीरियोडिक टेबल भाई साहब आपको 9th-10th में इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस। +1 में फिर से पीरियोडिक टेबल बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है, फिर भी हमें उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद नहीं है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 19। क्लियर? चलिए, हमें उससे कोई लेना देना, हमें तो इससे लेना देना है। बताइए 1s, उसके बाद क्या आएगा? 2s, उसके बाद 2p। सेकेंड पीरियड का है, यहीं तक होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। पहले में, दूसरे में, तीसरे में। अब देखो सेकेंड पीरियड में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सेकेंड पीरियड के वैलेंस सेल में मैक्स टू मैक्स 8, क्योंकि एस में कितने आते हैं? पी में 6, 8 आ सकते हैं। 8 से ज्यादा? तो हमने पहले भी लिखा है सेकेंड पीरियड एटम के वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लेकिन सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो? आइए अब हम बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। यहां पर हमारे सामने है CCl3,
माइनस। क्या है? CCl3 माइनस। कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। जब हैलोजन्स आपके एक बॉन्ड बनाते हैं तो पता है उनके वैलेंस शेल में कितने लोन पेयर होते हैं? कितने लोन पेयर होते हैं? 3। क्लियर? एक बॉन्ड बनाते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट। अब बताओ क्लोरीन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 2 6 और एक बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी आप बताइए उसके पास वैकेंट 3D पड़ा है, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है? मैक्सिमम 18। इसमें 2, इसमें 6 और उसमें 10, 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो अभी तो कितने आए हैं? 8। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? तो जवाब है हाँ। तो इसमें कार्बन किसका काम कर सकता है? किसका काम कर सकता है? डोनर। और आपके तीनों क्लोरीन में से कोई सा भी क्लोरीन किसका काम कर सकता है? आप बताइए। एक्सेप्टर का काम कर सकता है, बिकॉज इट हैज वैकेंट 3D ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा तो आप बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पर ऑलरेडी नेगेटिव था। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। और बताइए एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्या यही बनेगा आप लोगों के सामने? जी हाँ। आप बताइए क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? तो आप काउंट कीजिए। एक बॉन्ड का मतलब 2, 2 बॉन्ड का मतलब 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 2, तो आप कह सकते हो क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। आप बताइए कोई कोई दिक्कत है क्या? बिकॉज ये तो कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है भाई, इसको कोई दिक्कत? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ले सकता है वैलेंस शेल। तो यहां पर आपकी बैक बॉन्डिंग हो गई। डोनर एक्सेप्टर एडजेसेंट है, मतलब आजू बाजू। ये कौन सा एटम था आपका? डोनर। ये कौन सा था आपका? एक्सेप्टर। अब जैसे ही हम ये बनाते हैं बच्चा बोलता है समझ में आ गया मेरे को, अब तू ज्यादा बातें मत कर, मैं समझ गया। एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन, और मुझे क्लियर है। जैसे यहां पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो यहां पर आपके सामने फ्लोरीन है। बताइए फ्लोरीन कौन से पीरियड का एटम होता है? सेकेंड पीरियड वाले वैलेंस शेल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। अब आप बच्चा बोलता है ये क्या करता है? ये एरो यू बना देता है, ठीक है। और जिसकी तरफ एरो जाता है उस पर कैसा चार्ज ले आता है? नेगेटिव। और जिससे जाता है उस पर कैसा ले आता है? पॉजिटिव। तो अपने को अब फंडा इसका क्लियर हो गया एकदम, कहीं कोई दिक्कत की बात? लीजिए सर, ये बना दी है मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप बताइए क्या ये एक वैलिड आरएस है या नहीं? ये एक वैलिड आरएस। अब बच्चा कह रहा है कि तूने भी तो यही किया है। अरे वो थर्ड पीरियड का है। इसके वैलेंस शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो यहां पर आपका ये वैलिड नहीं हो सकता, बिकॉज फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। तो इसे आप आईओसी में भी जाकर पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन जो आपका है वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं, गलत है। फ्लोरीन एक्सेप्टर नहीं बन सकता है। डोनर तो इट हैज लोन विद कंप्लीट ऑक्टेट, तो डोनर बन सकता है पर एक्सेप्टर, क्योंकि ऑलरेडी इसका वैलेंस शेल फुल है, ये इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये भी रेजोनेंस के केस है, यानी कि जिसे आप बैक बॉन्डिंग कहते हैं हम उसे रेजोनेंस कह देते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेवल पर आपको चीजें बता रहा हूं मैं गारंटी से कह रहा हूं इस तरीके से रेजोनेंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आधी से ज्यादा जनता इस सवाल का जवाब ही नहीं देते कि कहां रेजोनेंस और कहां रेजोनेंस नहीं है। हाँ, बिना पॉजिटिव दिए तो बेटा वैकेंट ऑर्बिटल कैसे रहेगा? आपके सामने आएगा क्या यहाँ रेजोनेंस है, तो हम बोलेंगे यस, ये डोनर और ये एक से ज्यादा लिविंग स्ट्रक्चर बन गई नहीं बन गई? ये भी बना सकते हैं और मतलब रेजोनेंस है। जब भी किसी की एक से ज्यादा लिविंग स्ट्रक्चर बनती हैं तो रेजोनेंस है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे BF3, फ्लोरीन विल बी डोनर, बोरोन विल बी एक्सेप्टर, वहां भी रेजोनेंस है, जिसे आप बैक बॉन्डिंग कहते हैं।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों। तीनों टाइप वापस से मैंने रिकॉल करवा दिए हैं। अगर मॉलिक्यूल में पोलर पाई बॉन्ड है तो आप जानते हैं कि आप एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अभी क्या समझा कर आया था, पोलर पाई बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ना है, मोरियन की तरफ। तो इस मॉलिक्यूल की एक लुईस स्ट्रक्चर तो आपने ये देख ली और एक लुईस स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं। तो पोलर पाई बॉन्ड वालों में रेजोनेंस होता है। अगर आपकी कहीं भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो ए केस ऑफ रेजोनेंस। तो आपके लेवल पर यही केसेस आते हैं, इवन जेई एडवांस की बात कर दी, इससे ज्यादा केसेस नहीं आते हैं। क्या सर रेजोनेंस बस इतना ही है? तो जवाब है नहीं, ये शुरुआत है, अंत नहीं है रेजोनेंस का। क्योंकि अभी तो आपने जहां भी देखें ऑलमोस्ट पाई का ही इन्वॉल्वमेंट है। रेजोनेंस सिग्मा से भी होता है, रेजोनेंस B2H6 में भी होता है, जिसे आप बनाना बॉन्ड कहते हैं। क्लियर, ब्रिस्ट बॉन्ड जहां पर बनते हैं उस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस की डेफिनेशन ही कुछ अजीब है। एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस, खत्म हो गई कहानी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये केसेज आगे धीरे धीरे रिपीट होते रहेंगे, पर ये बेस बन रहा हमारा, इस पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जितना भी आपको रूमवर्क दिया जाता है उसको ऑनेस्टली आप करें। अगर आप क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं दोस्त, कोई फायदा नहीं होगा।
कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये केसेज आगे धीरे धीरे रिपीट होते रहेंगे, पर ये बेस बन रहा हमारा, इस पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जितना भी आपको रूमवर्क दिया जाता है उसको ऑनेस्टली आप करें। अगर आप क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं दोस्त, कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो लेक्चर को बार बार देखने से, नोटबुक को बार बार पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि आप क्वेश्चंस कीजिए। आइसोमेरिज्म के एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 जिन बच्चों ने बढ़िया तरीके से सोल्व की, डाउट आना कोई बुरी बात नहीं, डाउट तो क्लियर हो जाएगा पूछने पर। वो डाउट आपको अभी आ गया, अच्छी बात है, नहीं तो एग्जामिनेशन सेंटर में आता, कभी तो आना ही था। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? और धीरे धीरे लिखो। पर्पल कलर नहीं मिला होगा तुमको, कि हम सारे कलर के पेन सेलेक्ट करके लाते हैं, अगले दिन थोड़ा सा आप अलग कलर ले लेते हैं। सुलटा दिया है। सो बैक बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस ही है, डरने की जरूरत नहीं है। और बैक बॉन्डिंग के बारे में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको आईयूसी। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है, एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। एक लोन पेयर देगा और एक लोन पेयर लेगा। देने के वाले के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक्सेप्ट करने वाले के पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए। वो वैकेंट पी भी हो सकता है, वैकेंट डी भी हो सकता है। सेकेंड पीरियड एटम अपने वैलेंस सेल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8। थर्ड पीरियड वाला मैक्स टू मैक्स 18। तो ये ध्यान रखें कि सर बॉन्ड इतने ज्यादा बना दिया आपने, वो कहां है? वो तो सेकेंड पीरियड के लिए। थर्ड पीरियड के लिए ऑक्टेट रूल अप्लीकेबल नहीं है। थर्ड पीरियड एटम कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट। सुलटा दिया बच्चों? तो राक्षस अब एक क्लोरीन खा गया पहले वाले में। नाश्ता ठीक से करके आए। कभी कार्बन खा जाते हो, कभी उसके बॉन्ड खा जाते हो, कभी दूसरे एटम को खा जाते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूख मिटाने की चीज नहीं है। सुलटा दिया है। और धीरे धीरे लिखो। सब्सक्रिप्शन बढ़वा लेना अपना बस। 1 साल का लिया है तो उसको एक्सटेंड करके 2 साल का ले लो, शायद ऑफर मिल जाएगा कोई। 3 साल का लोगे तो और भी सस्ता कर देंगे। 5 का लोगे तो अच्छी डील दे देंगे आपको। मैं भी अच्छी डील करवा सकता हूं, बाहर मिले मुझसे, थोड़ा सा मेरा कमीशन बन जाएगा। सुलटा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी एक्सेप्टर बना दोगे। एक्सेप्टर वही बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की जगह है, यानी कि या तो वैकेंट पी है या वैकेंट डी है। और आपके पास यही केसेज आएंगे घूमते घूम फिर के, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुलटा दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके टॉपिक है, पर यह टॉपिक मुझे कई जगह पर हेल्प करेगा, इसलिए मैं इसको पहले लेकर आ रहा। बढ़ सकता हूं आगे? चलिए नेक्स्ट, आपका जो रेजोनेंस था कि किस में रेजोनेंस है और किस में रेजोनेंस नहीं है, वो हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, रेजोनेंस के कितने केस पढ़ाए मैंने आपको? 3। पहला केस कॉन्जुकेशन, दूसरा केस बैक बॉन्डिंग, अब आप ये कह सकते हो, और तीसरा केस पोलर पाई बॉन्ड।
इसी में सिमट जाएंगे नीट जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, तो हमारे सामने अब मैं कॉन्जुकेशन पर भी कुछ खास बातें करूंगा। एक हमारे सामने होती है, अगर अपन बात करें एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन, क्या होती है? एक्सटेंडेड। दूसरा हमारे सामने होता है क्रॉस, एंड तीसरा हमारे सामने रहता है साइक्लिक कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन, एक्सटेंडेड, क्रॉस एंड साइक्लिक। क्लियर? इसमें से एक्सटेंडेड और क्रॉस वर्ड आप एनसीईआरटी में कभी भी नहीं सुनेंगे। फिर क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए हो, और दिक्कत इस बात की नहीं है पहले से पढ़े हुए हो, दिक्कत इस बात की पहले से पढ़े हुए और गलत पढ़े हुए हो, अपने ही तरीके से चीजों को सुलटाने लगते हो। तो आइए सबसे पहले हम इधर डील कर लेते हैं किसकी? एक्सटेंडेड। और इधर किसकी बात कर लेते हैं? क्रॉस। तुम टेक्नीशियन हो कि सर वो खराब हो गए, मुझे मौका दो, मैं टीवी ठीक कर देता हूं। तो इधर नहीं दिख रहा तुमको? तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना है ताकि तुम किसी पर वो थोप सको कि इसकी वजह से। और वो एक तो होता है तुम्हारी क्लास में हमेशा मास्टर, कि इस पर तो थोप ही सकते, बाकी की बातें बाद में करेंगे, हॉस्टल मेस का खाना और दिक्कतें वो बाद में आएंगी, पर मास्टर तो पहली दिक्कत है। इधर ध्यान दीजिए, वन इज एक्सटेंडेड, वन इज क्रॉस। क्या ना, तुम में से बहुत सारे लोगों ने तो नीट अभी दिया भी नहीं है। जब तुम नीट दोगे ना फाइनल एग्जाम में भी, टीचर्स जिनकी ड्यूटी आती हो धड़ल्ले से बात करते हैं, कितने बजे की ट्रेन है, तू कैसे आया, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, 2 मिनट में आगे तो मैंने अचार ऐसे डाला, नहीं 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 ये रेसिपी ठीक नहीं है, ये वाली रेसिपी से अचार अच्छा डलता है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुमको, तुम इरिटेट हो रहे हो, उनकी अचार की रेसिपी चल रही है और तुम चाहकर कुछ कह भी नहीं सकते कि चुप हो जा। अगर तुमने बोला चुप हो जा तो बार बार तुम्हारी तरफ देखेंगे, फोटो दिखा, इधर दिखा, ये दिखा, 3 बार और बोल के लाए चेक करो कोई फेक कैंडिडेट तो नहीं है। तो ये होता है। तो अब तुमने ये 2 स्क्रीन होते ही तुम्हारा ध्यान उधर चला गया, एग्जामिनेशन सेंटर में पता नहीं क्या करोगे तुम। आइए, वन इज एक्सटेंडेड, वन इज क्रॉस। मैं ये कह चुका हूं कि ये एनसीईआरटी में, तो आप समझिए मैं इनकी डेफिनेशन आपको देने वाला नहीं हूं, मतलब हमको नहीं समझ में आएगा सर, नहीं ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझाऊंगा। इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर आपके 3 पाई बॉन्ड्स है। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स। ये वाला इस टाइप का जो सिस्टम दिखता है इसे हम एक्सटेंडेड कहते हैं। जैसे आप जानते हैं अगर ये पाई बॉन्ड इधर, तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है ये इधर तो इधर, मतलब तीनों पाई बॉन्ड आपके बिंदास रेजोनेंस कर रहे हैं। आपका क्रॉस जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस कॉन्जुकेशन। दिखने से पता चलेगा क्रॉस है। कैसे सर, मुझे तो नहीं पता चल रहा, मैं बताऊंगा तभी तो चलेगा। ये दोनों पाई बॉन्ड देखिए आप, अगर आप रेजोनेंस करवाओगे तो ये पाई बॉन्ड इधर और वो पाई बॉन्ड, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को नंबर 1 बोल देता हूं और इसको नंबर 2, तो अभी बताइए कौन दो आपस में रेजोनेंस कर पा रहे हैं? 1 एंड 3 रेजोनेंस में नहीं कर रहे। अगर हम इस प्रकार से देखें इसका कॉन्जुकेशन, ये हमारे सामने है 3, देखो क्या ये दोनों पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट हैं कि नहीं है? तो ये भी रेजोनेंस कर सकते हैं, ये इधर और फिर ये। अब कौन रेजोनेंस कर पा रहे हैं? 3 एंड 2। अब 1 नहीं कर सकता, तो ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है सेकेंड पाई बॉन्ड, या तो 1 के साथ रेजोनेंस या फिर 3 के साथ रेजोनेंस करेगा। मतलब 1 एंड 2 आर इन कॉन्जुकेशन, 2 एंड 3 आर इन, बट 1 एंड 3 आर नॉट इन। इस टाइप के कॉन्जुकेशन को क्रॉस कॉन्जुकेशन कहते हैं। देखने से ही पता चलेगा कि बीच वाला या तो 1 के साथ करेगा या 3 के साथ करेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल गिवन है, इस प्रकार से हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो आप देखिए ये एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन का एग्जाम्पल किसका है? एक्सटेंडेड। आप जानते हैं ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड की तरफ जाएंगे ना हम, तो ये एक्सटेंडेड है। और इसी का ही क्रॉस वर्जन कैसा होगा आप खुद इमेजिन कीजिए। अगर यहां क्रॉस वर्जन मुझे अप्लाई करना है तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप गौर से देखो, आपके ये दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट्स हैं कि नहीं है? तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस करेंगे।
अगर ये पाई बॉन्ड इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर, सही बात है। फिर से आंखें खोलो और देखो, क्या ये दोनों पाई बॉन्ड भी अल्टरनेट है कि नहीं है? तो ये भी आपस में रेजोनेंस, तो ये पाई बॉन्ड इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ये सीओ या तो एक टाइम पर इसी के साथ रेजोनेंस करेगा या उसी के साथ, मतलब ये और ये भी दोनों आपस में रेजोनेंस में है, ये और ये भी आपस में रेजोनेंस में है, पर ये दोनों आपस में रेजोनेंस में, यानी कि ए और बी भी रेजोनेंस में है, बी और सी भी रेजोनेंस में है, पर ए और सी आपस में रेजोनेंस में। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रॉस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपको देखने से पता चल जाएगा कि एक्सटेंडेड है या क्रॉस। यहां पर आप देखिए, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? यहां पर अगर अपन देख पा रहे हैं तो ये हमारे सामने क्रॉस कॉन्जुकेशन है। गौर से देखिए दोस्तों, ये किसका एग्जांपल है? क्रॉस। बताइए ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? कोई एक ही रेजोनेंस करेगा। तो जब भी किसी एटम पर एक से ज्यादा रेजोनेंस है तो लोन पेयर है, तो आपके काम का कितना है? केवल एक। बताइए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, तो एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। पक्का? तो आप मानो ये आपके किसी काम का, यही काम का है। अब देखो, ये लोन पेयर अगर इधर रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, तो पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। अब बेचारा ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं कर पा रहा। क्लियर? कोई एक रेजोनेंस कर रहा है। इधर देखो, ये लोन पेयर से पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन। पर ये लोन पेयर एट ए टाइम करेगा तो किसी एक के साथ रेजोनेंस। अगर ये इधर रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, तब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं कर पा रहा। तो जब एट ए टाइम एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर पा रहा हो, मतलब साफ दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस। तो इस टाइप के सिस्टम एक्सटेंडेड, इस टाइप के सिस्टम क्रॉस। बस आपको वर्ड एक्सटेंडेड एंड क्रॉस सुना हुआ होना, बाकी मैं काम चला लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो देखने मात्र से पता चलेगा एक्सटेंडेड एंड क्रॉस। मैंने की डेफिनेशन पर डिटेल डिस्कशन पर नहीं जा रहा, अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि बाद में ये आपके किसी काम के नहीं होंगे। अननेसेसरी नोटबुक नहीं भरनी। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने, दैट इज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। और ये जबरदस्त है। जिस बच्चे ने ये वाला समझ लिया, उसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने में जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने लिखने के लिए नहीं कहा है, खुद ही लिखने लग जाते हो, सारा काम अपनी मर्जी से करते हो तुम लोग। इधर डिस्कशन चल रहा है भाई। साइक्लिक कॉन्जुगेशन की सबसे पहली कंडीशन है क्लोज लूप ऑफ, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स। पैरेलल p ऑर्बिटल्स। कई बार p की जगह d भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये खत्म हो गया। ये है क्लोज लूप ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स। कई बार बच्चा ये नहीं पहचान पाता है, तो मैं उसके लिए और चीजें सिंपल कर देता हूं। ईच एटम ऑफ रिंग, ईच एटम ऑफ रिंग, रिंग must be either sp2 और sp। रिंग का हर एक एटम या तो sp2 होना चाहिए या फिर, आप बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जोर दो बात पर। सर आपने कहा कि p ऑर्बिटल लगातार आने, क्लोज लूप, एक लूप बननी p ऑर्बिटल्स। तो सर इसका मतलब p ऑर्बिटल होना, अगर कोई एटम sp3 है तो उसके पास p होता ही, खत्म हो गई कहानी। तो ये सब जुगाड़ है जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं कि भाई अपन मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, तो सर हमारी मदद थोड़ी दूसरे तरीके से भी कर दीजिए, तो वो मैं मदद कर रहा हूं। आइए, जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल आपका आता है इसमें, किसका? बेंजीन का। बताइए बेंजीन में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? तो हम तो वैसे पहचान सकते हैं कि अब ये जो आपकी कॉन्जुगेशन है, ये एक रिंग में, यानी जैसे बताओ पाई बॉन्ड है, फिर है या नहीं है से फर्क, फिर पाई बॉन्ड है, फिर है या नहीं से फर्क, फिर पाई बॉन्ड। तो देखो फिर आ गया ना। तो आपके पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट हैं और किस में है? एक क्लोज रिंग के अंदर है। इट मींस दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग साइक्लिक कॉन्जू, नहीं सर इस वाले से समझाओ, आप बातों को घुमा लेते हो। चलिए अच्छी बात है,
इस वाले से समझा देंगे। इनफैक्ट ये तो सबसे बेहतरीन है जो एकदम कॉन्सेप्ट ही क्या कर देगा, क्लियर। आप बताओ हाइड्रोजन रिंग में है या रिंग से बाहर है? रिंग से बाहर। रिंग में केवल कौन है, कार्बन। आइए दोस्तों बताइए, क्या यहां पर पाई बॉन्ड बना है? तो पाई बॉन्ड बना है तो इसके पास भी पी और इसके पास भी पी होगा कि नहीं होगा? तभी तो पाई बॉन्ड बना होगा। अगले इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया है? तो बताइए, इसके पास भी पी और इसके पास भी, आप बताइए इसने पाई बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया है? तो पाई बॉन्ड तो पैरेलल पी ऑर्बिटल से तो बन रहा है। तो आंखें खोलो और दोस्तों देखो, रिंग का एटम कार्बन, क्या इसके पास पी है? रिंग का एटम कार्बन, क्या इसके पास भी पी है? रिंग का एटम कार्बन, क्या इसके पास भी पी है? रिंग का एटम कार्बन, क्या सभी के पास पी ऑर्बिटल है? और क्या पी ऑर्बिटल्स की एक क्लोज लूप बन रही है? लगातार पी ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। इसे हम साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहते हैं। कैसा कहते हैं? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब आप मुझे जवाब देंगे और बताएंगे दोस्तों, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या नहीं है? गलत जवाब देने से पहले थोड़ा सोच लेना, वरना गर्दन तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या नहीं है? क्या रिंग के हर एक एटम के पास पी ऑर्बिटल है? क्या रिंग का हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? आप बताइए, इसमें इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो ये ट्रिक होती है, अगर सारे sp2 हैं तो p बन जाएगा, टेंशन मत लो। यहां पर बताओ, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। यहां तुम गड़बड़ करोगे। दोस्तों आंखें खोलो और गौर से, ये क्या है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लॉन लोकेलाइज्ड या डीलोकेलाइज्ड? डीलोकेलाइज्ड का मतलब नाइट्रोजन में स्टेरिक नंबर क्या काउंट करोगे, 3 सिग्मा, प्लस लोकेलाइज्ड लोन पेयर 0 एंड हाइब्रिडाइजेशन। So yes, this molecule is having cyclic conjugation. सर एक बार ऑर्बिटल डायग्राम से दिखा देते तो थोड़ा सा अच्छा लगता हमें। चलिए दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर एक बात मान ली जाएगी, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आप बताओ, ये पाई बॉन्ड बना है तो ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा, पैरेलल। ये पाई बॉन्ड बना है तो ये भी किससे बना होगा, पैरेलल। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कैसा है, लोकेलाइज्ड या डीलोकेलाइज्ड? डीलोकेलाइज्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है या पी ऑर्बिटल में? कमाल का जवाब दिया है आप लोगों ने। तो इसके पास भी लोन पेयर किस में है, पी में। आप देखो लगातार, इस एटम के पास पी, इस एटम के पास, इसके पास भी, तो पी ऑर्बिटल्स के क्लोज लूप बन रही है कि नहीं बन रही है? सो देयर इज साइक्लिक कॉन्जू। जिसने भाई ये समझ लिया ना, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई उसके नाम की, कुछ भी नहीं है। सुलटाइए जल्दी से। सीक्वेंसिंग अपनी थोड़ी अलग है, तरीका अपना थोड़ा सा अलग है, पर यकीन मानिए सबसे बेस्ट है। जैसे आप क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि पिछली बार इतना मैं परेशान क्यों हो रहा था इन क्वेश्चंस। बेसिक्स पर काम कीजिए। एक्सटेंडेड और क्रॉस तो देखने मात्र से क्लियर हो जाते हैं, इन सब की डेफिनेशंस भी है, पर मैंने अवॉइड की। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करता। साइक्लिक की लिखी, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, बिकॉज ये मुझे एरोमेटिसिटी में काम आएगा। सभी अपने मार्क्स अपडेट करवाएंगे मेरे पास, जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं करवाए। नेक्स्ट माइनर आने वाला है ना, बढ़िया प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ होनी चाहिए। ऐसा होता है दोस्त, पहले दूसरे माइनर में हम बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, घर से आते हैं बहुत अच्छे एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हाँ, और दूसरी बात, हम भी धीरे धीरे पढ़ा रहे होते हैं शुरुआत में।
मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा थ्रू आउट द ईयर। ये आप जान लेंगे, जो मुझसे पढ़े हैं वो बच्चे जानते हैं। मैं कभी ये मानता भी नहीं कि मैंने पढ़ा दिया तो सबको समझ में आ गया, कभी नहीं मानता हूं मैं। ये जो मानता है वो मानसिक लेवल से थोड़ा सा अलग लेवल पर है। फिर सारी बातें सभी को समझ में नहीं आती है, तो जो भी बच्चा डाउट पूछता है उसके लिए मोस्ट वेलकम होता है। इनडायरेक्टली वो मेरी टीचिंग को इंप्रूव कर रहा है। जैसे एक बच्चा डाउट पूछता है ना, वो डाउट फिर दूसरी क्लास में मैं किसी को भी नहीं आने देता उस टॉपिक के अंदर। किसी बच्चे ने आज के टॉपिक में डाउट पूछा, यही टॉपिक जब मैं अगले साल पढ़ा रहा हूँ तो वो डाउट तो एटलीस्ट नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा अच्छा बच्चा ऐसे भी गलत सोच सकता है, तो पहले ही करेक्ट कर देता हूं। तो इनडायरेक्टली आप टीचर की भी मदद कर रहे होते हो जब डाउट पूछते हो तो। लो फिर आपकी भरपूर मदद की जाएगी, इतनी मदद की जाएगी कि आप मदद लेने से मना कर देंगे कि इस साल के लिए इतनी मदद काफी है। तो सभी अपने मार्क्स अपडेट करवाएंगे मुझे। वैभव राज कश्यप, नैतिक पाल, क्रिश सुमन, अंजलि अनमोल, अंजलि अनमोल, ढूंढ लेता हूं मैं इसे। और तुम बाहर आके बता भी सकते हो कि सर आज ये नहीं आया, आज नहीं आया। इस दुष्ट को आप कॉल करो, बारिश का बहाना बना के आराम से सो रहा है। चप्पल भीग जाएंगे ना अगर बारिश में क्लास आएंगे तो। और अपना दिमाग कहाँ है, गीला दिमाग कैसे काम करेगा। हाँ, उससे मैं वो मिलेगा। जिस रियान कहाँ है, आया है, रिपोर्ट लाया है। तू गया ही नहीं था बेटा। अब ये बोलेगा कि नहीं मैं बीमार तो था पर रिपोर्ट कैसे लाऊं, मैं तो झाड़ फूक करवाया था ना। उसकी तो कोई रिपोर्ट होती, तांत्रिक के पास गया था मैं तो। अभय सिंह यादव, अभय सिंह यादव, देखो ऐसे ढूंढता हूं मैं, इनके घर पे बात हो जाए तो मजा आ जाए। मुकुल कुमार, मुकुल कुमार, रहमत नवाज, रहमत नवाज, देखो सिलेक्शन कैसे होंगे, रूम पे बैठे रहने से, दो मोटिवेशनल वीडियो देखने से। सुलटा दिया है। मास्टर मोटिवेट तो ऐसे करता है कि बच्चों को लगता है शायद यही मेरा एग्जाम दे के आएगा, मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हम एक्सटेंडेड क्रॉस और साइक्लिक में बातें क्लियर कर पाए हैं। ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन आपको आगे फिर से देखने को मिलेगा। सिंपल सा है, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल, पी की जगह कई बार डी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेलल ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, और इस टॉपिक से मैं कई सालों से कह रहा हूं कि नीट ने क्वेश्चन नहीं बनाया है, बनाएगा, क्योंकि टॉपिक ये एनसीईआरटी में है, सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखी है, पर क्वेश्चन लिमिटेड दिए हैं उस पर। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी है वो सेम नहीं होती, और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स,
relative stability of resonance structures. क्लियर? चलिए पहले मैं इसमें कुछ बातें लिखवा दूं, फिर हम एनसीईआरटी ने जो रूल दिए हैं हम उन पर भी बातें करेंगे। कुछ बातें हैं जो पहले आप नोट डाउन कर लें, लिखिए, ऐसे पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं, तो इससे आपके एनसीईआरटी की थ्योरी भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, more stable resonance structure, more stable resonance structure contributes more stable resonance structure contributes more in resonance hybrid. More stable resonance structure contributes more in resonance hybrid. यानी कि जिस आरएस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही। कंट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो? कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि रियल मॉलिक्यूल उसमें ज्यादा मैच करेगा, उस जैसा ज्यादा दिखेगा। तो ब्रैकेट में एक और लाइन लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है? द मोर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट्स, द मोर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर भी तो कहते हैं। द मोर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर contributes, the more the resonance contributor contributes to the structure of resonance hybrid, to the structure of resonance hybrid, comma, contributes more stable resonance structure contributes more in resonance hybrid. More stable resonance structure contributes more in resonance hybrid. यानी कि जिस आरएस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही। कंट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो? कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि रियल मॉलिक्यूल उसमें ज्यादा मैच करेगा, उस जैसा ज्यादा दिखेगा। तो ब्रैकेट में एक और लाइन लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है? द मोर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट्स, द मोर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर भी तो कहते हैं। The more the resonance contributor contributes, the more the resonance contributor contributes to the structure of resonance hybrid, to the structure of resonance hybrid, comma, the more similar the more similar the contributor is, the more similar, क्या बोलते हैं? हाँ, सिमिलर, ठीक है, जो भी है, दिन भर बोल बोल के प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है। द मोर सिमिलर द कंट्रीब्यूटर इज टू द रियल मॉलिक्यूल, द मोर सिमिलर द कंट्रीब्यूटर इज टू द रियल मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझे हो कि जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, रियल मॉलिक्यूल में वो ज्यादा मैच करेगा, या रियल मॉलिक्यूल उस जैसा ज्यादा दिखेगा। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट आरएस, और हम इक्विवेलेंट आरएस पहचानते हैं। इक्विवेलेंट आरएस, आरएस मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट आरएस कंट्रीब्यूट्स इक्वल, इक्विवेलेंट आरएस कंट्रीब्यूट्स इक्वल, equivalent RS contributes equal in resonance hybrid. Equivalent RS contributes equal in resonance hybrid. इसका मतलब तुम समझे? अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल है तो फिर स्टेबिलिटी भी इक्वल होगी ना।
क्योंकि आपने पहला पॉइंट क्या लिखा है, मोर स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर। अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम, मतलब उनकी स्टेबिलिटी भी सेम है। तो नहीं समझ पा रहे कुछ दोस्त, अगले लाइन में लिख दो, इक्विवेलेंट आरएस हैव सेम स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंट आरएस हैव सेम स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सेम। इक्विवेलेंट आरएस हैव सेम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, RS having same charges on adjacent atoms. RS having same charges. RS having same charges on adjacent atoms is least stable. RS having same charges on adjacent atoms is least stable. अगर एक जैसा चार्ज आ जाता है किसके ऊपर, एडजेसेंट एटम्स के ऊपर, तो ऐसी जो आपकी आरएस रहेंगी वो कैसे रहेंगी, लीस्ट स्टेबल जो है वो रहेंगी। जैसे मान लीजिए ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें एडजेसेंट एटम्स देखिए कौन कौन से, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये आजू बाजू है कि नहीं है, और दोनों पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और आप जानते हैं सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन से एनर्जी, तो स्टेबिलिटी। तो कोई भी ऐसी आरएस आपको दिख जाए जिसमें एडजेसेंट एटम्स पर कैसा चार्जेज है, सेम, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ऐसी आरएस आपकी क्या रहेगी, लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का मतलब सभी में उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहने वाली है। तो ये बहुत हेल्प करेंगे पॉइंट्स जब हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे होंगे। शुल्टा इस एग्जांपल को जल्दी से, सेम चार्जेज अगर एडजेसेंट एटम्स पर आ जाते हैं तो ऐसी आरएस को स्टेबिलिटी में सबसे पीछे रखेंगे, और ये काफी मददगार होगा अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सुलटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, RS having positive charge, RS having positive charge, RS having positive charge on electronegative atoms, RS having positive charge on electronegative atoms, RS having positive charge on electronegative atoms like oxygen or nitrogen. RS having positive charge on electronegative atoms like oxygen and nitrogen with incomplete octet, with incomplete octet, with incomplete octet are least stable, are least stable, are least stable. क्लियर। अब आप बोलोगे सर आपने ये भी लिस्ट स्टेबल बोल दिया दूसरे में भी, तो या तो यही केस होगा या वही, एट ए टाइम एक ही केस आपको मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात आते ही क्लास में भी शुरू की थी। आप बताइए अगर ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर नाइट्रोजन में किसी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है, 2 बॉन्ड के साथ, तो बताइए इसके वैलेंस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए एक बॉन्ड का मतलब 2, 2 4 और एक लोन पेयर। ऑक्सीजन में देखो 2 2 4 और 2 6, तो इनके केस में आप देख लो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज आया है किसके साथ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ। हमने आते ही इसी पर बात की थी कि ऐसी वाली आरएस आपकी क्या रहेंगी, लीस्ट स्टेबल। इवन हमने तो ये भी बोला था इनसिग्निफिकेंट, लीस्ट स्टेबल, बहुत ही कम स्टेबल आपके सामने आरएस रहेंगी। मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो गड़बड़ होगी। पूरा देखो क्या कहा है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पॉजिटिव अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ है तो दिक्कत है। किसको दिक्कत है, आपके एक तो ऑक्सीजन को दिक्कत है और एक नाइट्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है।
सुलटा दीजिए। क्या ऑक्सीजन पर चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट? पॉजिटिव अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ है तो दिक्कत है। किसको दिक्कत है? आपके एक तो ऑक्सीजन को दिक्कत है और एक नाइट्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। सुलटा दीजिए। क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ ही नहीं सकता? पहले लेक्चर में दोस्तों दिल खोल के बातें हुई हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव से हमें दिक्कत, अभी भी पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर, पर ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, कंप्लीट ऑक्टेट। 1 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, इनकंप्लीट ऑक्टेट। क्या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ ही नहीं सकता? ये किसने कहा है सर? ये देखिए, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, पर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाला पॉइंट इन कंप्लीट ऑक्टेट में वैलिड है, कंप्लीट में वैलिड नहीं है। तो यहां तो चलेगा, कहता है ऐसी कोई स्ट्रक्चर आ जाएगी तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। और यहां पर बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी, उसको पता ही नहीं चलता कब ऑक्टेट कंप्लीट है और कब इनकम्प्लीट है। इसलिए लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करने के लिए कहा गया। हालांकि आपकी इनडायरेक्टली फिर भी मदद की जाएगी, क्योंकि अब आपने और हमने अच्छा खासा समय एक साथ बिताया है, तो आपके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या बातें आपके और हमारे बीच में हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वही बातें फिर से करनी पड़ेंगी, तब हमें याद आए तो आए। इसका ये गारंटी नहीं कि हमें याद आ ही जाएगा, आए तो आए, पर आप अपना काम ईमानदारी से करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट, if second period atom has negative charge, ये ट्रिक है एक प्रकार की। if second period atom has negative charge, अगर सेकेंड पीरियड के एटम पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इफ सेकेंड पीरियड एटम हैज नेगेटिव चार्ज मींस कंप्लीट ऑक्टेट, मींस कंप्लीट ऑक्टेट। अगर सेकेंड पीरियड के एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो आप अपना खोपड़ा खराब ना करें, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आपको नहीं पता चलता कब कंप्लीट और कब इनकम्प्लीट। आइए मान लीजिए कार्बन पर आपको कैसा चार्ज मिल जाता है? नेगेटिव, ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ऑक्टेट बता भी चुका हूं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज मिल जाता है? नेगेटिव, तो आप मानकर चलिए ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। सिमिलरली अगर आपके सामने ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज मिल जाता है? नेगेटिव, तो मानकर चलिए ऑक्टेट। तो सेकेंड पीरियड एटम पर तुम्हें नेगेटिव दिखे ना, तो मान लो ऑक्टेट कंप्लीट है। आपको नहीं पता चलता है क्योंकि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आती है ठीक से, तो यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट। लेक्चर 1 में मैंने यही समझाने की कोशिश की थी। एक बार इधर देखो, आंखें खोलो, इसमें और इसमें फर्क है, ये पॉजिटिव है और ये, तो इसमें कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, सुलटा दीजिए। तो ये तो अभी तक हमने केवल बातें की हैं, स्टेबिलिटी के डिटरमाइन करने के रूल हमने अभी भी नहीं पढ़े हैं। ये तो इन जनरल हमारी बातें हुई हैं कि इनसे हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। हाँ, कुछ नहीं लिखा है मैंने तो ऑक्टेट बता रहा हूं अभी, क्योंकि हमसे ऑक्टेट पहचानने में ही भूल होती है। सुलटा दिया है। चलिए अब आते हैं दोस्तों रूल्स। क्या आते हैं? रूल्स। किन के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे? तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा इसी में ही, रूल्स टू डिटरमाइन, रूल्स टू डिटरमाइन, रूल्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी, रूल्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, रूल्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। क्लियर? चलिए आइए, पहला रूल क्या कहता है उस पर हम बातें कर लेते हैं। पहला रूल लिखिए इसके अंदर, पहला रूल क्या कहता है?
रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है? RS having RS having RS having maximum number of covalent bonds. RS having maximum number of covalent bonds. RS having maximum number of covalent bonds is more stable. RS having maximum number of covalent bonds. RS having maximum number of covalent bonds. RS having maximum number of covalent bonds is more stable. Is more stable. RS having maximum number of covalent bonds is more stable. कहता है अगर किसी RS में कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी कंपैरिजन टू किसके? जहां पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स क्या है? कम है। आइए मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाहता है। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आप लोगों के बीच में रखूंगा। एक हमारे सामने ये स्ट्रक्चर गिवन है, देखो, ठीक है, और एक हमारे सामने ये स्ट्रक्चर गिवन है। ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। क्या है? दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और हमसे पूछा गया है बताइए दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो देखिए अब बच्चा क्या करता है? बच्चा है मेहनती, एकदम मेहनत करना जानता है। क्लियर? रूल बताया गया उसको कि वो आरएस जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब वो सारे बॉन्ड काउंट करने निकल पड़ता है। इसे गधा मजदूरी कहते हैं, जिसका कोई मतलब। जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर रहे हो ना तो पाई काउंट करो। क्या काउंट करो? क्योंकि आपके सिग्मा नॉर्मली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉर्मली बोला है। तो पाई काउंट करो। बताओ इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं और यहां पर पाई बॉन्ड? तो इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। साफ दिख रहा है यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड एक ही है और यहां कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसमें ज्यादा है। तो अगर हम यहां पर स्टेबिलिटी की बातें करें, किसकी बातें करें? स्टेबिलिटी की बातें करें तो बताइए फर्स्ट और सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो डेफिनेटली सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू। तो हमने सीधा पाई से पहचान दिया। कोवलेंट का मतलब ये नहीं कि सारे गिनोगे, कार्बन हाइड्रोजन भी काउंट करने लग गए हैं। अरे सिग्मा मत काउंट कीजिए, कह रहा है पाई काउंट कीजिए। क्या काउंट कीजिए? पाई काउंट कीजिए। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर आपके सामने, सारे एग्जाम्पल्स ही तो आपके सामने हमने रखे हुए हैं। अब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। मान लीजिए एक आपके सामने ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपकी ज्यादा स्टेबल है? कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो आपकी ज्यादा स्टेबल है? तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कम है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट का मतलब तुम पाई पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? आप काउंट कर लेना घर पे जाकर, इसमें ज्यादा मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिग्मा पाई दोनों को ही कोवेलेंट कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब अगर मुझसे फिर क्या पूछी जाए दोस्त? स्टेबिलिटी। क्या पूछी जाए? स्टेबिलिटी। देन आई विल से सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने फिर से एग्जांपल आ रहा है दोस्तों। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने ये गिवन है और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये गिवन है। आप बताइए दोनों में से विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? दोनों में से विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? तो आप देखिए इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? एक। लेकिन उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? दो। तो कोवेलेंट का मतलब पाई काउंट करो, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा। तो आप कहोगे सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। बिल्कुल सही पॉइंट है। जल्दी से सुलटाइए, फिर मैं आपको इसका दूसरा परसेप्शन भी समझाऊंगा।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों। दूसरे तरीके से इसको कैसे डील किया जा सकता है उस पर भी हम बातें करेंगे। तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने दी गई है और उनकी स्टेबिलिटी पर बातें कर रहा है। एक में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है और एक में कोवेलेंट बॉन्ड कम है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। सुलटा दिया सभी ने? देखो अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। नोट लगा के लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। नोट लगा के लिख दो इसमें। दूसरा तरीका इसको पहचानने का क्या है? नोट लगाकर RS having complete octet of each atom. RS having complete octet of each atom. RS having complete octet of each atom. ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि उसका कभी हो भी नहीं सकता। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन का क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है ना वैलेंस सेल में, मैक्स टू मैक्स दो ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑफ ईच एटम, RS having complete octet of each atom. RS having complete octet of each atom. ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि उसका कभी हो भी नहीं सकता। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन का क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है ना वैलेंस सेल में, मैक्स टू मैक्स दो ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो RS having complete octet of each atom, ब्रैकेट में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। आइए नजरिया बदलते हैं देखने का। आप बताओ यहां पर कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बो केटायन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में? 6। 6 का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सही बात है कि नहीं है? तो इधर देखो सभी, इस वाली आरएस में आपके कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पर इस वाली आरएस में अगर आप गौर से देखोगे तो बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन, तो दोस्तों गौर से देखो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है कितने बॉन्ड के साथ? 3 बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। और यहां तो साफ दिख रहा है कितने बॉन्ड है? 3, मतलब 3 दूनी 6 और एक लोन पेयर। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है? 2। तो एक लोन पेयर शेयर किया है। क्लियर? तो अभी देखो एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, तो ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले में फिर से गौर से देखिए, इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, मतलब दिस कार्बन इज हैविंग इनकम्प्लीट octet, but in this structure it is having how many electrons in valence cell? 8 electrons, complete octet। इधर देखिए नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं दोस्तों बताओ? 4। 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसमें कंप्लीट है। तो आरएस हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल। ये भी यही कर रहा है, सेकंड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फर्स्ट से। तो ये पॉइंट कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं है। अगले में बताओ फिर से कार्बन पर कैसा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके वैलेंस सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। पर यहां पर इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव मतलब कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर रखता है, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 लोन पेयर रखता है। तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर किसको छोड़ दिया जाए? आपके हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, तो कई बार आपके सामने इस तरीके से भी बातें आ जाएंगी जिनका मतलब क्या है? सेम। सुलटाइए जल्दी से, अगला पॉइंट लिखेंगे। रूल नंबर कौन सा था हमारा? 1। अब आएगा 2।
सुलटा दिया है। हम रूल्स को इन्हीं सीक्वेंस में भी अप्लाई करेंगे जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अब तो सुलटा दिया होगा। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बार समझा दिया कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये समझा रहा हूं। 8 का मतलब ऑक्टेट, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत, मतलब एट द टाइम ऑफ रिवीजन इंडिकेशन मिल जाए कि अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं। रूल नंबर सेकंड लिखेंगे, RS having lesser number of charges, 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 RS having lesser number of charges is more stable, is more stable. आइए, ये पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रख दी है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नंबर 1 एंड नंबर 2, एंड ही वांट टू आस्क स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें बहुत सारी जनता साफ हो जाती है, तो ये पॉइंट बहुत जबरदस्त अपने जो यूनिक पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आप कंपेयर करो, बताओ इसमें कोवलेंट बॉन्ड और उसमें कोवलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है। कोवलेंट का मतलब तुम्हारे लिए पाई होना चाहिए। ये स्मार्ट ट्रिक होती है कि आपको सारे नहीं गिनने हैं, सिग्मा तो पार्टिसिपेट ही, तो यहां पर पाई कितना है और यहां पर भी पाई कितना है, तो मामला यहां सेट ही नहीं बैठ रहा। चलो ऑक्टेट वाला देखोगे तो जब क्लोरीन आपका एक बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर कितने रखता है, 3, और आप जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर कितने रखेगा, 2, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पहला पॉइंट आपका काम ही, लेकिन देखो दोस्तों इस आरएस में कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नंबर ऑफ, ए आई एम नॉट आस्किंग द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज, बिकॉज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, अगर चार्ज अलग अलग है तो वो आरएस ही नहीं होंगे आपस में। क्लियर? तो यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस कितने दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा। इसमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने दिख रहे हैं, 2, एक माइनस और एक, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल चार्ज, चार्ज तो टोटल हमेशा ही सेम, प्लस माइनस कितने दिख रहे हैं, 2, और इसमें प्लस माइनस एक भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी बताइए किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से। जबरदस्त पॉइंट है ये। अगला एग्जांपल दोस्तों, आंखें खुली रखें और ध्यान से सुनते हुए चलें। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये है और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये है, एंड आपसे पूछा जा रहा है बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपसे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी। अब आप देखो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स दोनों में क्या है, सेम। सर आप इतनी जल्दी कैसे, अच्छा पहचान लेते हैं, अब तो घर से पढ़ के आए। अरे राक्षस कोवलेंट का मतलब पाई, इसमें पाई एक और इसमें भी पाई, तो कोवलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है। क्लियर? और कोवलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है तो ऑक्टेट वाला फंडा नहीं लगता हुआ दिखेगा आपको। आप बताइए इसमें सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। आप जानते हो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट, और कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं ऑक्टेट सभी का कंप्लीट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहां पर भी सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑक्टेट, और ऑक्सीजन पर कितने बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है, 3 बॉन्ड के साथ, तो ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट इधर भी कंप्लीट इधर भी कंप्लीट। तो डिफरेंस किसका है, यहां कोई चार्ज नहीं दिख रहा और यहां चार्ज दिख रहा है, मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन, सुलटाइए इसको। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट कहता है जब बॉन्ड्स की संख्या क्या हो जाए, सेम, तो देखो चार्ज किसमें है और किसमें नहीं है। नंबर ऑफ चार्जेस जितने कम होंगे आरएस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सुलटा दिया है क्या,
अब आ जाते हैं नंबर थर्ड पर, और नंबर थर्ड करता है किसकी बात? चार्ज लोकेशन की। चार्ज लोकेशन की। अगर चार्ज है तो कौन से एटम पर है वो भी आप देखिए। नेगेटिव चार्ज ऑन more electronegative atom. Negative charge on more electronegative atom, more stable. अगर नेगेटिव किसी आरस में किसके ऊपर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो उसमें उस आरस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पॉजिटिव में उल्टा होता आप सभी जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल। पॉइंट नंबर थर्ड हमारे सामने आता है चार्ज लोकेशन। अगर आपके आरस में चार्ज है तो उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कीजिए, कहां पर है वो चार्ज। आपके सामने अब मैं तीन क्वेश्चंस मतलब तीन एग्जांपल रख रहा हूं आरस के। एक आरस ये है जहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है जहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है जहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है। एंड दोस्तों आपको बताना है स्टेबिलिटी। चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को और देंगे इसका जवाब जल्दी से जल्दी। देखो इससे ऊपर वाले कोई पॉइंट काम नहीं कर रहे होंगे, इससे ऊपर वाले दोनों पॉइंट काम नहीं कर रहे। आप बताइए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जितने हैं क्या उसमें भी उतने ही हैं? कितने पाई बॉन्ड है इसमें और इसमें भी कितने हैं? तो मानकर चलना कोवेलेंट बॉन्ड सेम मिलेंगे। क्लियर? इसमें भी कितने पाई बॉन्ड हैं? दो। तो कोवेलेंट बॉन्ड सेम, मतलब ऑक्टेट सभी में ही कंप्लीट होगा। ऑक्टेट वाला पॉइंट हट गया आपका। फिर हम देखते हैं चार्जेस। बताओ इसमें कितना चार्ज दिख रहा है? एक। इसमें भी और इसमें भी। दूसरा पॉइंट काम नहीं कर रहा क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस जितने कम स्टेबिलिटी उतनी, लेकिन सभी आरएस में कितना चार्ज दिख रहा है? एक एक। तो ये पॉइंट भी काम। अब आता है अगला पॉइंट, कहता है चार्ज लोकेशन। क्या आपके आरएस में चार्ज है? तो कहता है वो कौन से एटम पर है ये आइडेंटिफाई करो। यहां पर आरएस किस नेगेटिव कहां पर है? ऑक्सीजन पर है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है जहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है। एंड दोस्तों आपको बताना है स्टेबिलिटी। चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को और देंगे इसका जवाब जल्दी से जल्दी। देखो इससे ऊपर वाले कोई पॉइंट काम नहीं कर रहे होंगे, इससे ऊपर वाले दोनों पॉइंट काम नहीं कर रहे। आप बताइए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जितने हैं क्या उसमें भी उतने ही हैं? कितने पाई बॉन्ड है इसमें और इसमें भी कितने हैं? तो मानकर चलना कोवेलेंट बॉन्ड सेम मिलेंगे। क्लियर? इसमें भी कितने पाई बॉन्ड हैं? दो। तो कोवेलेंट बॉन्ड सेम, मतलब ऑक्टेट सभी में ही कंप्लीट होगा। ऑक्टेट वाला पॉइंट हट गया आपका। फिर हम देखते हैं चार्जेस। बताओ इसमें कितना चार्ज दिख रहा है? एक। इसमें भी और इसमें भी। दूसरा पॉइंट काम नहीं कर रहा क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस जितने कम स्टेबिलिटी उतनी, लेकिन सभी आरएस में कितना चार्ज दिख रहा है? एक एक। तो ये पॉइंट भी काम। अब आता है अगला पॉइंट, कहता है चार्ज लोकेशन। क्या आपके आरएस में चार्ज है? तो कहता है वो कौन से एटम पर है ये आइडेंटिफाई करो। यहां पर आरएस किस नेगेटिव कहां पर है? यहां पर और यहां। और हमने क्या कहा कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है तो उस आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन जानते हैं ना, ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड है, फिर थर्ड, और सबसे कम स्टेबल फर्स्ट। सुलटाइए इसको, जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी में आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल और है।
हर थ्योरी के साथ एग्जाम्पल है कि जो बात बोली गई है क्या आपने उसको सही तरीके से समझा भी है या नहीं। ये RS1 है। और ये RS2 है और आपको बता देना है क्या, स्टेबिलिटी। नहीं, तुमने पंखे की कभी आवाज थोड़ी सुनी है। तुम तो ऐसे गोले से आए हो जहां पंखा था ही, तो ये बहुत अजीब है तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर का पंखा कभी आवाज थोड़ी करता है। वो तुम्हें डिस्टर्ब होने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। बेटा मैं बता रहा हूं, अगर क्लास में तुमने हल्का सा भी फोकस हटाया तो एग्जामिनेशन सेंटर में परेशान होगे। क्योंकि जैसे आरएस की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो तुम फ्लैशबैक में जाओगे, याद करने की कोशिश करोगे और वहां पंखे की आवाज सुनाई देगी। क्योंकि मेरी बातों पर तो ध्यान था ही, पंखे की आवाज आएगी। तू बोलेगा नहीं नहीं पंखा नहीं, मास्टर क्या बोल रहा था, तो दिमाग बोलेगा उस पर तो तेरा ध्यान ही, यहां तो जो स्टोर है वही देख पा रहे हो आप। तो ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है 1 और 2 में कौन सा ज्यादा स्टेबल है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जितने हैं उतने उसमें है। पाई कितना है, ए, और इसमें भी कितना है। तो पहला पॉइंट काम काउंट कर लेना, घर पे पूरा मनरेगा वाला काम करना, सिग्मा पाई सारे काउंट करना। मैं आपको अल्टरनेट बता चुका हूं कि जब भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछे तो सिग्मा से फर्क, क्योंकि सिग्मा तो सेम ही होते हैं आरएस में, फर्क किसका होता है, पाई। तो इजी होता है फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम। फिर अगला पॉइंट कहता है कि चार्जेस देखो, इसमें कितना चार्ज दिख रहा है, एक, और उसमें भी, तो ये तो डिसाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि चार्ज है तो चार्ज की लोकेशन देखो। बताइए यहां पॉजिटिव चार्ज किस पर है और यहां, और पॉजिटिव के केस में क्या कहा गया है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेसियन मोर स्टेबल। तो कौन सी आरएस ज्यादा स्टेबल है, सेकेंड। तो आरएस नंबर सेकेंड विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। सिंपल सा है। नॉर्मली नेगेटिव का एग्जांपल दिया जाता है, पॉजिटिव का एग्जांपल ही नहीं देते हम लोग। तो दोनों पर ही वैलिड है ना चार्ज की लोकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी सुलटाएंगे, अगला पॉइंट भी लिखेंगे आज ही। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, चार्ज सेपरेशन। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा किसका, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन लिख जी, इसमें दो बातें। ऑपोजिट चार्जेस आर क्लोज इनफ। ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट का मतलब समझते हो ना, एक प्लस तो दूसरा माइनस। ऑपोजिट चार्जेस आर क्लोज एनफ, मतलब अपोजिट चार्जेस जितने ज्यादा नजदीक होंगे, अपोजिट चार्जेस आर क्लोज एनफ, more will be the stability of RS, more will be the stability of RS। अगर अपोजिट चार्जेस नजदीक हैं तो RS की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। अब बताओ, अपोजिट नजदीक होने पर अट्रैक्शन आता आप जानते हैं, और सेम रिपल्सन। तो यहां पर लिख दो सिमिलर चार्जेस आर फार अवे, जितने दूर हो, आर फार अवे, more will be the stability of RS, more will be the stability of RS। कहता है अपोजिट चार्ज जितने नजदीक होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और सेम चार्ज जितने नजदीक होंगे स्टेबिलिटी उतनी कम। आप जानते हैं जब तक किसी थ्योरेटिकल पॉइंट पर
आप क्वेश्चन ना कर लें तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है, आप मन ही मन आप अपशब्द ना कहें। बैल बजने के बाद अगर मास्टर थोड़ी देर भी बात करने लग जाता है तो भाई साहब ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि बाजू वाला भी कहता है इतना बुरा भी मत बोल यार, ठीक है बुरा बोल पर इतना बुरा मत बोल। ये हमारे सामने है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ये आरएस आप लोगों के सामने है एंड यू हैव टू डिसाइड द स्टेबिलिटी। चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को और कर देंगे पूरे खानदान को जलील, जो काम आप कई सालों से कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ। कैसे डिसाइड करें? ए इधर देखो, ए दिमाग से पैदल लोगों देखो, इसमें कोई चार्ज, इन दोनों में चार्ज दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले की स्टेबिलिटी जबरदस्त पॉइंट बताएं आपको। अब इसमें भी कितने चार्ज हैं? 2, और इसमें भी चार्ज वाला पॉइंट काम नहीं कर रहा। कोवेलेंट बॉन्ड देखो, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड जितने हैं उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड उतने ही, मतलब आपका ऑक्टेट वाला पॉइंट भी काम। तो फिर क्या देखोगे? चार्ज लोकेशन। बताओ पॉजिटिव किस में है, किस पर है? इसमें भी। बताओ नेगेटिव किस पर है? और इसमें भी। लोकेशन भी सेम एटम पर ही है। पॉजिटिव सेम एटम पर, नेगेटिव भी। तो अगला पॉइंट चार्ज सेपरेशन। यहां प्लस माइनस नजदीक है और यहां प्लस माइनस दूर है। तो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, अपोजिट चार्जेस के क्लोज आने से एनर्जी कम होती है। स्टेबिलिटी, तो बताओ सेकंड और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा एज कंपेयर टू दो दो कौड़ी के पॉइंट। क्लियर? आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्लास में रेगुलर रहें, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो फिर आप सिलेक्शन से कोसों दूर हैं।